नवंबर 2023 यूपी के एक गांव में सुबह सुबह एक आदमी अपने खेतों की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे रास्ते में कुछ जलने की स्मेल आती है। वो रुकता है और अपने आसपास देखने लगता है और तभी उसकी नज़र वहां पड़े एक बैग के ऊपर पड़ती है जिसमें से धुआं निकल रहा होता है। ये सब देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और वो जल्दी से पास ही के एक पुलिस स्टेशन में कॉल कर देता है। थोड़ी देर बाद पुलिस भी वहां पहुंच जाती है और देखती है कि उस बैग के अंदर एक लड़की की लाश पड़ी हुई थी, लेकिन आग की वजह से उस बॉडी की कंडीशन इतनी ज़्यादा खराब हो चुकी थी कि उसे पहचान पाना भी मुश्किल हो रहा था। इसके बाद पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है और आसपास के गांव में पता किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली पुलिस के हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। लेकिन इसके बावजूद पुलिस अपनी कोशिश जारी रखती है और कुछ ही दिनों के अंदर वो कातिल पकड़ा जाता है। आखिर ये कातिल था कौन और इस लड़की के साथ इसकी क्या दुश्मनी थी, ये सब जानने के लिए आपको हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक बने रहना होगा। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल बिहाइंड द क्राइम। माय नेम इज सुरजीत एंड लेट्स टॉक अबाउट टुडेज केस व्हिच रिवॉल्व्स अराउंड 22 years old मनीषा चौहान। नोएडा के सदरपुर इलाके में चौहान फैमिली रहा करती थी। इस फैमिली में टोटल 4 मेंबर्स थे। हर्षवर्धन चौहान, उनकी वाइफ, उनका बेटा विवेक और छोटी बेटी मनीषा। मनीषा अपने फादर के बहुत करीब थी और वहीं उसका बड़ा भाई विवेक अपनी माँ के। हर्षवर्धन जी ने कभी अपने बेटे और बेटी के बीच कोई फर्क नहीं किया था। जितना उन्हें अपने बेटे से प्यार था उससे भी ज्यादा प्यार वो मनीषा से करते थे। लेकिन वहीं उनकी वाइफ को मनीषा से कुछ ज्यादा लगाव नहीं था। उसके लिए उसका बेटा ही सब कुछ था। सब कुछ सही चल रहा था कि एक दिन अचानक से उनके फादर हर्षवर्धन जी की तबीयत खराब होने लगती है। उन्हें जल्दी से हॉस्पिटल ले जाया जाता है और जब वहां उन्हें चेक किया जाता है तो रिपोर्ट में सामने आता है कि उनके फादर को कैंसर है, जिसकी वजह से अब उनके पास बहुत कम टाइम बचा था। जब चौहान फैमिली को इस बारे में पता चलता है तो वो लोग एकदम परेशान हो जाते हैं और इस न्यूज से सबसे बड़ा झटका मनीषा को लगा था। इसके बाद हर्षवर्धन जी का इलाज शुरू किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली उस इलाज का कोई ज्यादा फायदा नहीं होता और साल 2011 में कैंसर से लड़ते लड़ते उनकी मौत हो जाती है। ये चौहान फैमिली के लिए एक बहुत बड़ा झटका था, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो सिर्फ एक इंसान की जान ही नहीं लेती बल्कि उस पेशेंट की पूरी फैमिली को फिजिकली, मेंटली, इमोशनली और फाइनेंशियली भी तोड़कर रख देती है। उनके फादर तो अब जा चुके थे, लेकिन चौहान फैमिली इस गम से उभर नहीं पा रही थी और इस चीज का सबसे ज्यादा इफेक्ट मनीषा पर हुआ था, क्योंकि उस दिन उसने सिर्फ अपने फादर को ही नहीं खोया बल्कि उसने अपने बेस्ट फ्रेंड को भी खो दिया था। आपको बता दूं कि जब ये सब हुआ तो मनीषा सिर्फ 10 साल की थी और आप इससे अंदाजा लगा ही सकते हैं कि एक 10 साल की बच्ची के लिए उस सिचुएशन से डील करना कितना मुश्किल रहा होगा। मनीषा के फादर को गए अब 1 साल बीत चुका था और अब धीरे धीरे चौहान फैमिली भी बैक टू नॉर्मल हो रही थी कि तभी एक दिन उनके घर उनका वकील आता है। वो बताता है कि दरअसल मरने से पहले हर्षवर्धन जी ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, जिसकी कीमत लगभग 5 करोड़ बनती है, उसे वो अपने दोनों बच्चों में आधी आधी बांट गए हैं। ये सुनकर मनीषा की माँ कुछ ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि उसका मानना था कि बाप के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी पर सिर्फ बेटे का हक होता है और वहीं बेटी जो कल को शादी करके अपने ससुराल चली जाएगी वो इस प्रॉपर्टी का क्या ही करेगी। ये सोच सिर्फ मनीषा की माँ की ही नहीं है, बल्कि आज भी हमारी सोसाइटी में बहुत से लोगों का ऐसा मानना है कि बेटी तो पराया धन होती है, उसका अपने बाप की प्रॉपर्टी पर कोई हक नहीं बनता और जो लड़की ऐसा करती है उसे समाज में गलत माना जाता है। इवन कि कई बार उससे सारे रिश्ते नाते भी तोड़ दिए जाते हैं। मनीषा के फादर हर्षवर्धन जी की सोच थोड़ी अलग थी। उनका मानना था कि बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं होना चाहिए, जबकि मनीषा की माँ की सोच बिल्कुल उल्टी थी। मनीषा भी छोटी थी, इसलिए उसकी माँ उससे इस बारे में कुछ ज्यादा बात नहीं करती, लेकिन इसके बाद उनका बिहेवियर मनीषा के लिए बहुत ज्यादा स्ट्रेंज हो गया था। वो अक्सर छोटी छोटी बात पर उस पर गुस्सा करती और उस पर हाथ तक उठा दिया करती थी। अब मनीषा एकदम अकेली हो चुकी थी। उसे अपने फादर के बगैर ये घर काटने को दौड़ता था, लेकिन वो डिसाइड करती है कि वो इस तरह हिम्मत नहीं हारेगी और एक दिन वो जरूर अपने फादर को प्राउड फील करवाएगी। धीरे धीरे टाइम बीतता है और मनीषा अपने ग्रेजुएशन भी कंप्लीट कर लेती है। वो अपनी लाइफ में इंडिपेंडेंट होना चाहती थी और इसीलिए वो नोएडा की एक आईटी कंपनी में जॉब करने लग जाती है। लेकिन उसके घर का माहौल इतने सालों बाद भी ठीक नहीं हुआ था।
और जब से मनीषा 18 साल की हुई थी तब से उसका भाई और उसकी माँ दोनों मिलकर उसके पीछे पड़े हुए थे कि जो प्रॉपर्टी उसके नाम पर है वो उसे विवेक यानी कि अपने बड़े भाई के नाम कर दे। जब भी वो लोग मनीषा को ऐसा करने के लिए कहते तो वो साफ मना कर देती। उसका कहना था कि ये प्रॉपर्टी मुझे मेरे पापा ने दी है और मैं इसे किसी भी हालत में नहीं देने वाली, क्योंकि ये सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं है बल्कि ये मेरे पापा की विरासत है जो उन्होंने मुझे सौंपी थी। उसकी ये सब बातें सुनकर उसका भाई और उसकी माँ अक्सर उस पर हाथ उठा दिया करते और कई कई दिनों तक उससे बातचीत भी नहीं करते थे। लेकिन मनीषा के साथ ये कुछ नया नहीं हो रहा था, बल्कि वो ये सब तब से झेल रही थी जब से उसके फादर की डेथ हुई थी। मनीषा के साथ जो भी हो रहा था उसका आइडिया उनके रिश्तेदारों और आस पड़ोस के लोगों को भी था, लेकिन कभी किसी ने मनीषा का साथ नहीं दिया। इवन कि जब उसका भाई और उसकी माँ उसे मार रहे होते तो कोई उसे बचाने तक नहीं आता था। वहीं ऑफिस में मनीषा की एक दोस्त थी और वो उसके हालात के बारे में अच्छे से जानती थी। मनीषा ने उसे सब बता रखा था कि किस तरह उसके घर वाले उसे तंग करते हैं। उसकी फ्रेंड को अक्सर मनीषा की चिंता होती रहती और वो उसे हमेशा यही सजेस्ट करती कि वो अपना घर छोड़कर यहीं ऑफिस के पास ही घर लेकर रहने लग जाए। लेकिन मनीषा उसकी बात ये कहकर नकार देती कि जो भी हो वो मेरे अपने हैं, मैं उन्हें कभी नहीं छोड़ सकती। खैर, इसके बाद कुछ ही दिनों में मनीषा के भाई की शादी फिक्स हो जाती है। जब ये खबर मनीषा को पता चलती है तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि उसे लग रहा था कि घर में एक नया मेंबर आने से शायद जो उसके साथ अभी तक होता आ रहा था वो होना बंद हो जाए। उसे यकीन था कि उसकी भाभी आकर उसके भाई को समझा बुझाकर सही रास्ते पर ले आएगी। खैर, इसी बीच विवेक की शादी हरियाणा के सोनीपत में रहने वाली शिखा नाम की एक लड़की से हो जाती है। शादी के बाद कुछ महीनों तक उसकी भाभी शिखा का बिहेवियर तो बहुत सही रहता है, लेकिन एक दिन मनीषा उसे फोन पर किसी दूसरे लड़के से बात करते हुए सुन लेती है और जब वो अपनी भाभी का फोन चेक करती है तो उसे पता चलता है कि उसकी भाभी शिखा का किसी पवन नाम के लड़के के साथ अफेयर चल रहा है। ये देखकर मनीषा हैरान रह जाती है और वो डिसाइड करती है कि वो इस बारे में अपनी भाभी से बात करेगी और उसे समझाएगी। लेकिन जब मनीषा अपनी भाभी को कन्फ्रंट करती है और उसे समझाने की कोशिश करती है तो शिखा उल्टा उसे ही सुनाने लगती है और उसे वार्न करते हुए कहती है कि दोबारा मेरी लाइफ में कभी इंटरफेयर मत करना, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर मनीषा के मन में जो होप थी कि उसकी भाभी के आने से सब ठीक हो जाएगा, वो भी अब खत्म हो जाती है। वहीं अब शिखा को इस बात का डर था कि कहीं मनीषा अपने भाई के सामने उसकी पोल न खोल दे। शिखा ये बात अच्छे से जानती थी कि विवेक अपनी बहन मनीषा को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। उसे उसकी प्रॉपर्टी चाहिए थी, लेकिन मनीषा वो प्रॉपर्टी उसके नाम नहीं कर रही थी और इसी बात का फायदा उठाकर शिखा अपने पति विवेक के कान भरने लग जाती है। वो उससे कहती है कि मैंने मनीषा को किसी लड़के से बात करते हुए सुना है और मुझे शक है कि उन दोनों का चक्कर चल रहा है और अगर तुमने जल्द ही कुछ नहीं किया तो वो उससे शादी करके जल्द ही इस घर से चली जाएगी और फिर तुम मुझसे वो प्रॉपर्टी कभी नहीं ले पाओगे। ये सुनते ही विवेक एकदम बौखला जाता है, क्योंकि प्रॉपर्टी का नाम लेकर शिखा ने उसकी दुखती रग पकड़ ली थी। विवेक बिना सोचे समझे मनीषा के रूम में जाता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। इवन कि उस रात उसे खाना तक नहीं दिया जाता। शिखा ने बड़ी चालाकी से अपने पति का वीक पॉइंट पकड़ा और उसे अपनी ही बहन के खिलाफ भड़का दिया। लेकिन वहीं दूसरी ओर मनीषा को कोई आइडिया नहीं था कि आखिर अब उसने ऐसा क्या कर दिया था कि उसके भाई ने उस पर हाथ उठाया और उसे पूरी रात भूखा रखा गया। खैर, ये सिलसिला अब यूं ही चलता रहता है। शिखा अक्सर अपनी सास और पति के कान भरती और फिर वो लोग मनीषा का जीना हराम कर देते। लेकिन इसके बावजूद मनीषा रोज ऑफिस जाती। उसने ऑफिस से कभी भी छुट्टी नहीं ली, क्योंकि वो 8 से 9 घंटे एक ऐसा टाइम होता था जब वो अपने घर वालों से दूर सुकून की सांस ले पाती थी। उसके ऑफिस में उसकी एक फ्रेंड को छोड़कर किसी को इस बात का आइडिया नहीं था कि मनीषा अपनी लाइफ में किन हालात से गुजर रही है। एक दिन मनीषा अपने ऑफिस से जल्दी घर पहुंच जाती है और वो नोटिस करती है कि उसकी भाभी अपने रूम में किसी लड़के से बात कर रही है। पहले तो उसे लगता है कि शायद ये उसका भाई विवेक है, लेकिन जब वो पास जाकर देखती है तो वो लड़का विवेक नहीं होता, बल्कि शिखा ने मौके का फायदा उठाकर अपने बॉयफ्रेंड पवन को घर पे बुला रखा था। ये सब देखकर मनीषा को टेंशन होने लगती है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके भाई का घर टूट जाएगा। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो इस बारे में अपने भाई से बात करेगी। मनीषा को ये बात अच्छे से पता थी कि अगर वो बिना सबूत के गई तो उस पर कोई यकीन नहीं करने वाला। इसलिए वो अपने फोन से उन दोनों की एक वीडियो बना लेती है ताकि वो अपने भाई को एज अ प्रूफ उसे दिखा सके। खैर, शाम को विवेक जब घर पहुंचता है तो मनीषा अपनी भाभी की सारी पोल खोल देती है और साथ ही विवेक को वीडियो भी दिखाती है जो उसने सबूत के तौर पे रिकॉर्ड की थी।
विवेक ये सब देखकर एकदम शॉक हो जाता है और जब वो इस बारे में अपनी वाइफ शिखा से पूछता है तो शिखा अचानक से रोना शुरू कर देती है। वो विवेक को बताती है कि दरअसल पवन उसके दूर का कजिन है और आज वो किसी काम से नोएडा आ रखा था। दोपहर को उसने मुझे कॉल किया और मैंने उसे लंच पे इनवाइट कर लिया, लेकिन अगर मुझे पता होता कि मेरे ऐसा करने पर घर पे बवाल होने वाला है तो मैं उसे घर पे नहीं बुलाती। इसके बाद विवेक शिखा की माँ यानी कि अपनी सास को कॉल करता है, लेकिन जब वो ये बात अपनी सास को बताता है तो वो भी आगे से यही कहती है कि पवन उनका रिलेटिव है। अपनी सास के मुंह से ये सब सुनकर विवेक शांत हो जाता है। उसे लगता है कि शिखा सच कह रही है और उसकी बहन मनीषा को गलत फहमी हो गई थी। लेकिन आपको बता दूं कि शिखा की माँ ये सब झूठ कह रही थी। वो ये बात पहले से ही जानती थी कि पवन और उसकी बेटी का अफेयर चल रहा है, लेकिन अपनी बेटी को बचाने के लिए उसने अपने दामाद से झूठ बोला था। खैर, इस इंसिडेंट के बाद से शिखा मनीषा से नफरत करने लग गई थी और अब वो किसी भी हालत में उससे बदला लेने का सोच रही थी। इसलिए वो धीरे धीरे अपने पति विवेक को मनीषा के खिलाफ भड़काना शुरू करती है। वो अक्सर विवेक को कहती कि जब तक तुम्हारी बहन जिंदा है तुम उससे उसकी प्रॉपर्टी कभी नहीं ले पाओगे और अगर मेरी मानो तो तुम उसे मार दो, जिसके बाद सारी की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे नाम हो जाएगी। इधर विवेक प्रॉपर्टी के पीछे पहले से ही पागल था और अब शिखा बार बार इस बारे में बात करके उसे और ज्यादा इनसिक्योर फील करवा रही थी। वहीं अब विवेक के दिमाग में ये बात बैठ चुकी थी कि जब तक उसकी बहन मनीषा जिंदा है तब तक वो पूरी प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बन सकता और इसके लिए उसे अपनी बहन को मारना ही होगा। इसके बाद शिखा कहती है कि हम दोनों ये काम अकेले नहीं कर पाएंगे, हमें इसमें एक और आदमी की हेल्प चाहिए होगी। विवेक कहता है कि मेरी नज़र में तो ऐसा कोई नहीं है जो हमारी इस काम को करने में हेल्प करेगा, लेकिन अगर तुम किसी को जानती हो तो तुम मुझसे बात कर लो। इसके बाद शिखा अपने बॉयफ्रेंड पवन को कॉल करके सारा प्लान समझाती है और वो उसे भी इसमें शामिल कर लेती है। तीनों जने मिलकर इस काम के लिए 1 नवंबर का दिन चुनते हैं, क्योंकि उस दिन विवेक की माँ किसी काम से बाहर जाने वाली थी। खैर, देखते ही देखते 1 नवंबर का दिन आ जाता है। मनीषा रोज की तरह अपने ऑफिस गई होती है और जब वो घर पहुंचती है तो देखती है कि उसकी माँ आज घर पे नहीं थी। इसके बाद वो अपने घर पे पवन को देखती है, लेकिन उसे वहां देखकर मनीषा को हैरानी नहीं होती, क्योंकि वो भी अपने भाई विवेक की तरह इस बात को मान चुकी थी कि पवन उसकी भाभी का कजन है। अब सभी लोग रात को डिनर करते हैं। खाने के बाद जैसे ही मनीषा अपनी चेयर से उठती है तो उसे अचानक से चक्कर आने लगते हैं और वो वहीं बेहोश होकर नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। दरअसल मनीषा के खाने में बेहोशी की दवा मिलाई हुई थी ताकि वो तीनों जने आसानी से अपना काम कर सकें। मनीषा को बेहोश देखकर शिखा अपने रूम से एक दुपट्टा लेकर आती है और उसे अपने पति विवेक को पकड़ा देती है। विवेक बिना को देरी किए उस दुपट्टे की मदद से अपनी बहन का गला घोटने लगता है और देखते ही देखते कुछ ही मिनटों में मनीषा का दम घुटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद उसकी डेड बॉडी को एक बैग में डाल दिया जाता है और वो तीनों डिसाइड करते हैं कि रातों रात वो लोग मनीषा की डेड बॉडी को कहीं दूर फेंकाएंगे और इस काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी पवन को दी जाती है। विवेक और पवन दोनों मिलकर उस बैग को पवन की गाड़ी में रखते हैं। इसके बाद वो गाड़ी लेकर यूपी के सिसाना गांव पहुंचते हैं और वहां एक सुनसान जगह देखकर उस बैग को फेंक देते हैं। लेकिन उन्हें इस बात का डर था कि अगर ये बैग किसी के हाथ लग गया तो वो लोग पकड़े जाएंगे, इसीलिए उस बैग के ऊपर पेट्रोल छिड़क कर उसमें आग लगा दी जाती है ताकि मनीषा की बॉडी उस बैग के अंदर ही जलकर राख हो जाए। खैर, बैग में आग लगाने के बाद वो तीनों जने अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि रात भर ये बैग यूं ही जलता रहेगा और सुबह होने तक उसके अंदर मौजूद लाश का नामो निशान भी मिट जाएगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता, क्योंकि जिस जगह उन्होंने बैग को फेंका था उस जगह पर पानी इकट्ठा हो रखा था, जिसकी वजह से बैग पूरी तरह से जल नहीं पाया और थोड़ी देर बाद उस बैग पर लगी आग भी बुझ गई। 2 नवंबर 2023 सिसाना गांव में सुबह सुबह एक आदमी अपने खेतों की ओर जा रहा होता है कि तभी उसे एक जगह मांस जलने की स्मेल आती है। वो देखता है कि वहां एक बैग में से धुआं निकल रहा था और वो अजीब सी स्मेल भी वहीं से आ रही थी। इसके बाद वहां जल्दी से पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आकर सबसे पहले उस बैग को चेक करती है और उन्हें उसके अंदर मनीषा की आधी जली हुई लाश मिलती है। अब पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं चल पा रहा था कि आखिर ये डेड बॉडी है किसकी। आसपास के सभी गांवों और पुलिस स्टेशन में पता किया जाता है, लेकिन उनके हाथ कुछ भी नहीं लग रहा था। इसके बाद पुलिस के हाथ एक सीसीटीवी फुटेज लगती है जिसमें उन्हें एक कार देर रात को सिसाना गांव में इंटर करते हुए नजर आती है। गाड़ी के नंबर प्लेट से पुलिस हरियाणा के एक आदमी तक पहुंचती है और जब पुलिस उससे पूछताछ करती है तो बताता है कि 1 नवंबर के दिन उसका एक दोस्त पवन उससे वो गाड़ी लेकर गया था।
ये पता चलने के बाद पुलिस पवन के घर पहुंचती है, लेकिन उनके वहां पहुंचने से पहले ही पवन अपने घर से फरार हो चुका था। वहीं दूसरी ओर जब 2 नवंबर को मनीषा ऑफिस नहीं पहुंचती तो उसकी फ्रेंड को चिंता होने लगती है, क्योंकि आज तक मनीषा ने बिना बताए कभी भी ऑफिस से छुट्टी नहीं की थी और उसे फोन करने पर उसका फोन भी बंद आ रहा था। इसलिए परेशान होकर उसकी वो फ्रेंड मनीषा के एक कजिन संदीप को कॉल करती है। वो उससे कहती है कि आज मनीषा ऑफिस नहीं पहुंची है, तुम एक बार उसके घर जाकर पता करो कि वो कहाँ पर है। इसके बाद संदीप जल्दी से मनीषा के घर जाता है और उसके भाई विवेक से पूछता है कि मनीषा कहाँ पर है। विवेक कहता है कि वो तो सुबह ही अपने ऑफिस चली गई और अब वो शाम को ही वापस लौटेगी। ये सुनकर संदीप को कुछ गड़बड़ लगती है और जल्दी से पुलिस स्टेशन जाकर वो मनीषा की मिसिंग रिपोर्ट लिखवाता है। वहीं पुलिस जब पूछताछ करने मनीषा के घर पहुंचती है तो उन्हें बताया जाता है कि मनीषा 1 तारीख की रात को ही घर छोड़कर एक लड़के के साथ भाग गई है। खैर पुलिस जब आस पड़ोस के लोगों से पता करती है तो उन्हें पता चलता है कि किस तरह प्रॉपर्टी के लिए पूरी फैमिली मिलकर मनीषा को परेशान किया करती थी और यहाँ तक कि उसके घर वाले उसके साथ मारपीट भी करते थे। यही जानने के बाद पुलिस विवेक और शिखा के फोन की लोकेशन ट्रेस करती है और इससे उन्हें पता चलता है कि 1 नवंबर की रात को वो दोनों जने कुछ टाइम के लिए सिसाना गांव गए थे। इसके बाद सदरपुर पुलिस को पता चलता है कि उसी रात सिसाना गांव में एक लड़की की लाश भी बरामद हुई है, जिससे अब सारे डॉट्स आपस में कनेक्ट होने लग जाते हैं और अब पुलिस को यकीन हो चुका था कि विवेक और शिखा ने ही मनीषा की जान ली है। ये पता चलने के बाद पुलिस उन दोनों को अरेस्ट कर लेती है और वहीं इंटेरोगेशन के दौरान वो दोनों अपना अपना जुर्म भी कबूल कर लेते हैं। ये दोनों तो पुलिस के हाथ लग चुके थे, लेकिन पवन अभी भी फरार था। खैर ज्यादा दिनों तक वो पुलिस से बच नहीं पाता और 5 नवंबर के दिन उसे भी बागपत में एक जगह से गिरफ्तार कर लिया जाता है। आपको बता दूं कि जब मैं इस केस के बारे में पढ़ रहा था तो मुझे इस बात पर यकीन ही नहीं हो रहा था कि एक फैमिली अपने ही घर की बेटी के साथ कुछ ऐसा भी कर सकती है। मनीषा की जान लेने के लिए उसके भाई और उसकी भाभी को तो अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन उसकी माँ का क्या, जो इस सब में बराबर की हिस्सेदार थी। बेशक उसने मनीषा को जान से नहीं मारा था, लेकिन अपने बेटे के दिमाग में प्रॉपर्टी के नाम का जहर भरने वाली उसकी माँ ही थी। अगर वो अपने पति की तरह अपने बेटे और बेटी में कोई फर्क नहीं करती और अपना माँ होने का फर्ज वो अच्छे से निभाती तो शायद आज मनीषा जिंदा होती। खैर मनीषा तो अब जा चुकी है, लेकिन उम्मीद यही है कि उसके मुजरिमों को कोर्ट द्वारा कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वेल, इसी के साथ ही केस यहीं पर समाप्त होता है। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।